नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी लेखक और कवि विनोद कुमार शुक्ल जी का कल निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी साहित्य में एक गहरी खामोशी आ गई है। वे ऐसे रचनाकार थे जिनकी पहचान आम आदमी की भाषा, सरल शब्दों और गहरी मानवीय संवेदना से थी। कविता, कहानी और उपन्यास तीनों ही विधाओं में उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। श्री शुक्ल का जाना ऐसा है जैसे हम सबके घर से कोई अपना बुजुर्ग चला गया हो। विनोद कुमार शुक्ल हमेशा आम आदमी के बेहद करीब रहे। उनकी कविताओं में न कोई दिखावा था और न ही भारी भरकम शब्द। वे खुद कहते थे, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। और सच में वे हमेशा आम लोगों के पास ही जाते रहे, अपने लेखन के जरिए भी और अपने जीवन से भी। भारतीय साहित्य बेशक आज उदास है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने 88-89 साल के एक बेहद गरिमामयी लेखक को खो दिया, बल्कि इसलिए भी उनके साथ सादगी, सहजता और तरलता से भरा वो दौर भी चला गया जिसे अब ढूंढना मुश्किल होगा। उनकी लेखनी में आम आदमी की तकलीफ, उसकी सोच और उसकी पीड़ा साफ नजर आती थी। अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार शिशिर सोनी ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर अपील की थी कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विनोद कुमार शुक्ल जी के बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट कराएं। इस संदेश में हर उस साहित्य प्रेमी की चिंता झलक रही थी जो अपने वरिष्ठ रचनाकारों को लेकर फिक्रमंद था। हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें रायपुर से बाहर ले जाया जा सके। ये एक तरह की विडंबना ही कही जाएगी कि तमाम सरकारी कोशिशों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चिंता के बावजूद विनोद कुमार शुक्ल का निधन एक सरकारी अस्पताल में हुआ। खास बात यह है कि उन्होंने खुद गरीब की बीमारी, महंगे डॉक्टर और सरकारी अस्पताल पर एक मार्मिक कविता लिखी थी, जिसमें वे कहते हैं कि सबसे बड़े डॉक्टर को गरीब की झोपड़ी में जाकर झाड़ू लगा देनी चाहिए और गरीब से फीस मांगने से डरना चाहिए। उनकी कविता की आखिरी पंक्तियां आज और भी ज्यादा चुभती है, जहां वे कहते हैं कि सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा होता है। विनोद कुमार शुक्ल की लोकप्रियता के पीछे उनकी सादगी के साथ साथ उनके लेखन का साफ और बेबाक तेवर था। उनकी रचनाओं के कथ ही नहीं बल्कि उनकी शीर्षकों में भी आम आदमी झलकता था। वे भारतीय साहित्य में जन सामान्य के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और उपन्यासकार का मंगलवार शाम 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में किया गया। बेटे शाश्वत शुक्ला ने उन्हें मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अंतिम यात्रा में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि एक महीने पहले ही विनोद कुमार शुक्ल को देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन अत्यंत दुखद है और हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं, कहानियां, उनकी गहरी सादी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। वे सच में आम आदमी से मिलने की सबसे पहले इच्छा रखने वाले कवि थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस नई सूची में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में 27,34,817 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कुल 1,84,95,920 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक जमा किए। जांच के बाद जिन नामों को हटाया गया उनमें ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अब दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 6,42,234 मतदाताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 19,13,000
540 नाम ऐसे हैं जो ट्रांसफर हो चुके हैं या लंबे वक्त से अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा करीब 1,79,000 नाम दोहरी प्रविष्टि यानी एक से ज्यादा जगह नाम दर्ज होने की वजह से हटाए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि पिछली SIR प्रक्रिया में जिन मतदाताओं के नाम छूट गए थे या जो बूथ लेवल ऑफिसर को जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाए थे, उनके नाम इस ड्राफ्ट सूची में अलग से दर्ज किए गए हैं ताकि वे अपनी जानकारी जांच सके। राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक अपनी मतदाता जानकारी जरूर जांच लें। अगर किसी का नाम गलत है, कट गया है या किसी तरह की त्रुटि है तो वे इस दौरान दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने साफ किया है कि अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का सही और अपडेट होना बेहद जरूरी है ताकि हर योग्य नागरिक का वोटिंग अधिकार बना रहे, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। आगे बढ़ते हैं। एक बेहद खूबसूरत, बहुत शानदार खुले गले की आवाज, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी भारतीय संगीत के बेहद बड़े और पसंदीदा गायकों में गिने जाने वाले, जिनकी आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। आज भी उनके गाने गली मोहल्लों, रेडियो, बसों और चाय की दुकानों पर सुनाई दे जाते हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर अक्सर एक किस्सा फिर से चर्चा में आ जाता है। क्या उन्होंने सच में मस्जिद में झाड़ू लगाकर कमाए पैसों से हज किया था? मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को लाहौर में हुआ था। साल 1944 में वे मुंबई आ गए और यहीं उनका कैरियर आगे बढ़ा। उन्होंने करीब 7,000 से ज़्यादा गाने गाए और हर तरह के गानों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने गाने को छोड़ने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब हज पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब कुछ उलेमाओं ने उनसे कहा कि म्यूज़िक से कमाया हुआ पैसा जायज़ नहीं माना जाता, इसलिए उस पैसे से किया गया हज कबूल नहीं होगा। इसी से जुड़ा मशहूर किस्सा कि इसके बाद रफ़ी साहब ने मस्जिद में झाड़ू लगाकर पैसे कमाए और उसी पैसे से हज किया। हालांकि ये बात कितनी सही है, इसकी कोई तस्दीक नहीं है। एक कहानी के तौर पर अक्सर कही जाती है। न तो खुद मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसकी पुष्टि की, न ही उनके परिवार ने कभी ऐसा कहा। उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि करीब 1970 के आसपास उनके पिता हज पर गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक मौलाना से हुई जिन्होंने कहा कि गाना इस्लाम में जायज़ नहीं माना जाता। ये बात सुनकर रफ़ी साहब काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने गाना छोड़ने का फैसला कर लिया था। कुछ वक्त तक उन्होंने सच में गाना नहीं गाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा सोचा और फिर से सिंगिंग शुरू कर दी। रफ़ी साहब का मानना था कि उनका गाना लोगों को खुशी देता और इसमें कोई बुराई नहीं। इसके बाद उन्होंने पहले की तरह गाने शुरू कर दिए और लगातार हिट गाने देते रहे। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का निधन हो गया। वे सिर्फ 55 साल के थे, लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने ऐसा गीत, ऐसा संगीत दिया जो आज भी जिंदा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रफ़ी बेहद सादगी पसंद, ईमानदार और धर्म को मानने वाले इंसान थे। उनकी आवाज़ हमेशा, उनका नाम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे कोई भी हीरो हो, चाहे कोई भी अदाकार हो, जो पर्दे पर गीत गा रहा है उसके हिसाब से ही मोहम्मद रफ़ी साहब गीत गा देते थे। बेहद बड़ा वाक़या सामने आता है फिल्म जंजीर, जिसमें गुलशन बावरा ने गीत गाया था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। रफ़ी साहब इसे गा के चले गए थे। फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन थे और जया बहादुरी के साथ। जब रफ़ी साहब बाहर निकले, गुलशन बावरा साहब ने उन्हें बताया कि ये फिल्म में ये गाना मेरे ऊपर फिल्माया जाएगा, तो वो फिर से वापस आए और एकदम बिल्कुल इस अंदाज में गाया कि गुलशन बावरा साहब को ऐसा लगा कि ये गीत वही गा रहे हैं और ये बड़ा खूबसूरत गीत बन पड़ा। चाहे लोरी हो, चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे किसी भी हीरो के ऊपर की आवाज़ हो, बाबुल की दुआएं लेते जा जैसा गीत हो, या कोई भी भजन हो, सुख के सब साथी दुख में न कोई, बड़ी देर भयो नंदलाला, शानदार बेखुदी में सनम, और यहाँ मैं अजनबी, ऐसे बहुत सारे गाने, या दोस्ती के उनके गाने, या उनके जो गाने
आए दिन बाहर के और दूसरी फिल्मों के आया सावन झुमके ऐसे गीत थे जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी और हिंदुस्तान के सिनेमा को, हिंदुस्तान के संगीत को अमर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर आज जन्मदिन है, 69 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और एनर्जी देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। अक्सर लोग मजाक में कहते हैं कि अनिल कपूर की उम्र रिवर्स में जा रही है। अवार्ड शो और इवेंट्स में उनके बाद उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि इतने सालों बाद इतने यंग कैसे हैं। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को हुआ था। वे आज बॉलीवुड के बड़े और सम्मानित एक्टर्स में गिने जाते, लेकिन सफ़र आसान नहीं था। जब वे बम्बई आए थे तब परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब वे परिवार के साथ राज कपूर के गैरेज में रहे। बाद में किराए के कमरे में रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। संघर्ष के बारे में अनिल कपूर खुद कई बार बात कर चुके हैं। बचपन से एक्टिंग का शौक था। स्कूल के दिनों में एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। घर की छत पर प्रैक्टिस करते थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे फिल्म में जाएं, लेकिन 15 साल की उम्र में अनिल कपूर ने चुपचाप फिल्म तू पायल में गीत का ऑडिशन दिया। उन्हें रोल मिल गया और वे इतने खुश हुए कि मेकअप हटने के डर से कई दिनों तक नहाए भी नहीं। हालांकि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने पर अनिल कपूर ने काम की तलाश शुरू की। उन्होंने फिल्मों के सेट पर स्पॉट बॉय के तौर पर काम किया। एक्टर्स को जगाना, उन्हें लोकेशन तक पहुंचाना जैसे छोटे काम भी किए। बाद में उन्हें कास्टिंग का काम मिला और धीरे धीरे उनका रास्ता एक्टिंग की ओर खुलता गया। अनिल कपूर ने साल 1979 में फिल्म हमारे तुम्हारे से फिल्मों में कदम रखा। 1983 में बेहद खूबसूरत संगीतमय फिल्म वो 7 दिन से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने तेजाब, 1 2 3 4, माय नेम इज़ लखन, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, कर्मा, बेटा, नायक और मिस्टर इंडिया जैसी कई हिट फिल्म दिए। मिस्टर इंडिया से वे हर घर में मशहूर हो गए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनिल कपूर ने सुनीता से शादी की। दोनों के 3 बच्चे सोनम कपूर, रिया कपूर और हर्षवर्धन कपूर हैं। आज भी अनिल कपूर परिवार और काम के बीच अच्छा संतुलन बनाए हुए हैं। 69 साल की उम्र में भी अनिल कपूर लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कई फिल्मों में नजर आएंगे। उनका जोश, मेहनत और फिटनेस आज युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। और एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा हीरो हमारे खेल की दुनिया का, मोटापे से जूझता एक साधारण सा लड़का कैसे दुनिया का ओलंपिक चैंपियन बन गया भाला फेंक में। ये कहानी है भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज आज भारतीय खेलों का सबसे चमकता दमकता सितारा है। उनकी कहानी हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा है जो हालात से लड़कर बड़ा करना चाहता है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले में किसान परिवार में हुआ। नीरज बचपन में काफ़ी मोटे थे। दादी का बड़ा प्यार मिलता था और खाने में मलाई, चूरमा, घी और रोटियों की कमी नहीं थी। 12 साल की उम्र में उनका वजन 80 किलो से ज़्यादा हो गया था। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे जिससे नीरज परेशान होने लगे। वजन कम कराने के लिए उनके चाचा उन्हें स्टेडियम लेकर जाने लगे ताकि वे दौड़ लगाएं और एक्सरसाइज करें। वहीं नीरज ने पहली बार खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा। यहीं से उनकी ज़िंदगी की दिशा दशा बदल गई। नीरज को भाला फेंकना अच्छा लगने लगा और उन्होंने खुद कोशिश शुरू की। कहा जाता है कि पहली बार में ही उन्होंने करीब 25 मीटर दूर भाला फेंक दिया, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे नीरज की मेहनत रंग लाने लगी। उनके चाचा को तब पता चला कि नीरज गंभीर खिलाड़ी बन चुके हैं जब उनकी फ़ोटो लोकल अखबार में इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबला जीतने के बाद छपी। नीरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 212 में लखनऊ में हुई नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता, नेशनल रिकॉर्ड बनाया। साल 2016 में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 86.48 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा हुई। 2018 में नीरज ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित कर दिया। फिर आया साल 2021 जब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के थ्रो के साथ भारत के लिए ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता। वे एथलेटिक्स में भारतीय ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। इसके बाद भी नीरज का सफर रुका नहीं। उन्होंने डायमंड लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 90 मीटर का आंकड़ा पार किया। 2024
पेरिस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर एक और इतिहास रच दिया। आज नीरज चोपड़ा 28 साल के हो गए। मोटापे से जूझता है लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स में गिना जाता है। उनकी कहानी बताती है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। नीरज चोपड़ा को, अनिल कपूर साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को डीए न्यूज़ प्लस की ओर से उनके जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयाँ। एमडी अरुण भद्रा और शकील साजिद की तरफ से नमस्कार।